So, hello everyone, my name is Niharika Jayani and welcome to this next part of adjectives. मैं पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को करवा रही हूँ एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो है एडजेक्टिव्स के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है वो कवर कर रही हूँ. मैं प्रीवियस लेक्चर में रूल नंबर 14 तक करवा चुकी हूँ, तो हम अब आगे का पोर्शन जो है कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज़ निहारिका जयानी. आप लोग मुझे, ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, आप लोग मुझे इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द फर्दर लेक्चर्स गाइस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is adjectives lecture by me Niharika Jayani and rule number 14 तक हम लोग कर चुके हैं, राइट. सो मैं इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ. ये 14 तक हम लोगों का हो गया है, राइट. सो लेट मी मूव दिस थिंग टू रूल नंबर 14. या तो यहां तक मैंने आप लोगों को करवाया था कि वर्ब ऑफ सेंसेशन, मैंने आपको बताया था कि वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है. वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है. एडवर्ब उसको क्वालिफाई करता है. वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब विशेषता बताता है. पर जितने भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन होते हैं, जो आप यूँ बोल सकते हैं कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, वो वाली जो क्रियाएं होती है, जैसे कि सी, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, ये जो क्रियाएं होती है, ये जो वर्ब ऑफ सेंसेशंस होते हैं, इनको एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब नहीं करते. इसलिए हम लोग ही फील्स बैडली जो है गलत है, ही फील्स बैड आएगा. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो होपफुली ये सबको समझ में आ गया है. चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं. रूल नंबर 15 आप लोग देख सकते हैं. रूल नंबर 15 देखिए, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड आफ्टर बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव. कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम लोग हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं. तो वो वर्ड्स यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं. तो लेट मी इंट्रोड्यूस द बी फॉर्म. बी वर्ड के बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं. बिकम के बाद टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद हम क्या यूज करेंगे गाइस? एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे. सो व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड. दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो यू कैन से दैट कि ये बिकेम वर्ड लिखा हुआ है और इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा हुआ है. सो ही बिकेम सैड इज द करेक्ट आंसर. क्या ये रूल नंबर 15 सबको क्लियर है? तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इन शब्दों के बाद हमें क्या लगाना है? एडजेक्टिव का लगाना है. कि वो क्या हो गया? ही बिकेम सैड. सैड क्या है? एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है रूल नंबर 16. सम नाउन्स आर पार्ट ऑफ हाइफेनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव, दीज कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मैंने आपको एक रूल पहले भी करवाया था कि बेटा एडजेक्टिव के साथ हम एस नहीं लगाएंगे. अगर ये नाउन है, लेक्चर क्या है? नाउन है. ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कितने घंटे का लेक्चर है? 2 घंटे का है. तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है आप लोगों का, तो ये एस नहीं लेगा, 2R लिखेंगे. एक तो आप इसको इससे याद कर सकते हैं. दूसरा कि जो हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव्स है, जो हाइफन कंपाउंड एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जिनके बीच में ये हाइफन लगाओ, इनको हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं. इनके साथ भी हम एस नहीं लगाएंगे. एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, हम एस नहीं लगाएंगे. सो दिस इज द फॉर्म. क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सबको क्लियर है. अगर यस तो प्लीज डू लाइक द वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मैं अब मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा काम करने वाली हूँ. बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, वो भी वेरियस एग्जाम के लिए, इवन आरएस के लिए भी मैं अब जो है वीडियोस लेके आने वाली हूँ इंग्लिश सेक्शन के लिए. तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी सबके साथ शेयर करें. सो आई डिलीवर्ड अ 2-hour लेक्चर इज द करेक्ट सेंटेंस हियर. सो सम नाउन्स आर पार्ट ऑफ हाइफनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, दीज कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते. नेक्स्ट है रूल नंबर 17. इफ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट बी प्लूरल. मैंने आपको बोला एडजेक्टिव तो एस नहीं लगाएंगे हम एडजेक्टिव के साथ. अगर कोई शब्द एडजेक्टिव की तरह, वो एक एडजेक्टिव है, वो एक नाउन की विशेषता बता रहा है, तो उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे. इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को 5-star होटल्स का दिया था. 5-star रिजॉर्ट ले लो, चाहे कि बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं. आप लोग रिजॉर्ट्स यहाँ पे क्या है गाइस? प्लूरल नाउन है.
और कैसे रिजॉर्ट्स है, 5 स्टार है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो हम ये एस नहीं लगाते, हम 5 स्टार रिजॉर्ट्स लिखेंगे, 5 स्टार्स नहीं लिखेंगे। हालांकि अगर आप तारों की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप क्या लिख रहे हैं, 5 और स्टार्स, तो अब आप स्टार्स लिखेंगे, ये फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि अब ये तारे ये नाउन की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे तारों की बात हो रही है। तो अब तारों की बात कर रहे हो, नाउन की बात कर रहे हो, तो प्लूरल तो लिखोगे ही ना भाई, है ना, तो एस लगा दोगे। पर यहाँ पे ये 5 स्टार एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं आएगा। 5 स्टार रिजॉर्ट्स करेक्ट आंसर है। रिजॉर्ट के साथ एस लगा सकते हो क्योंकि वो तो नाउन है, ठीक है। अब नीचे यही इसने बोला कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए, जो एक नाम है, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, एक नाम है, वो ही एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जाए तो उसके साथ भी एस नहीं लगाना। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, वो है गाइस, कभी भी अगर आप आईज की बात करेंगे तो आप आईज लिखते हैं, आई नहीं लिखते। अगर आप ईयर्स की बात करेंगे तो आप ईयर्स ही लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे। जब आप आंखों की बात करते हैं हम एस के साथ ही यूज करते हैं, क्योंकि ये नाउन हमेशा अपने साथ क्या है, एस लेता है, क्योंकि हम प्लूरल फॉर्म में इसको यूज करते हैं। 2 आंखें हैं हमारी, राइट, 2 कान है, तो ये हमेशा नाउन की तरह जब इस्तेमाल होता है तो ईयर्स ही लिखते हैं या आईज ही लिखते हैं, राइट। तो ये एज ए नाउन जब यूज होता है तो हमेशा एस के साथ होता है। पर अगर आप ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ें, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी, तो यहाँ पे सर्जरी हमारा नाउन है कि उसने सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी की बात हो रही है। अब आप उसकी विशेषता बता रहे हो कि भाई कौन सी सर्जरी, तो आप बता रहे हो आंखों की सर्जरी। तो अब यहाँ पे ये आंखें एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, नाउन की तरह नहीं कर रही। ये सर्जरी जो है ये नाउन है, ठीक है। कौन सी सर्जरी की बात हो रही है, आंखों की सर्जरी की बात हो रही है। आंखें सर्जरी की विशेषता बता रहा है, तो आंखें एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो अब हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते। क्या ये सबको क्लियर हुआ? Is it clear to everyone? So when ears, eyes, these words are used as noun, तो हम s लगाते हैं। When any noun, कोई भी noun, if it is used as an adjective, अगर हम उसको adjective की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके साथ ses नहीं लगाएंगे। So आप लोगों के दिमाग में अगर कोई और एग्जाम्पल्स आते हैं जब भी मैं रूल कराती हूँ तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, मुझे भी समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो रूल नंबर 17 आई थिंक सबको क्लियर है। 14 तक लास्ट लेक्चर में करवाए थे, अभी 15, 16, 17 हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं। आगे की बात करते हैं रूल नंबर 18 की। भाई अब ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैम ये कोर्स क्या बोलते हैं, एसएससी के लिए क्या, ये सीजीएल के लिए क्या, ये सीएचएसएल के लिए? भाई ये मेरा फाउंडेशन कोर्स है। ये जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 2 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, एडजेक्टिव, ये जितना भी मैं करा रही हूँ फाउंडेशन कोर्स है। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है जिसमें ग्रामर आती हो, ये हर एक उस एग्जाम के अंदर जो है फायदा देगा। ये ऐसा कोर्स मैं बना रही हूँ, ठीक है। कोरली गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए मैंने कोर्स बनाया है और ये मस्ट वॉच कोर्स है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, ठीक है। सो प्लीज डोंट आस्क मी मैम इज इट इंपॉर्टेंट फॉर सीएचएसएल, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर एमटीएस, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर बैंक, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आरएएस। भाई तुम्हारे ग्रामर आता है, ये पढ़ो, क्योंकि ये तो फाउंडेशन कोर्स है। अगर इंग्लिश ग्रामर पेपर में आ रहा है तो ये तो आना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर 19 की बात करूं, इफ टाइम्स इज यूज कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड। देखो मैंने आपको एडजेक्टिव में 3 तरीके की डिग्री बताई। कौन कौन सी डिग्री बताई, बताइए? मैंने आपको 3 तरीके की डिग्री बताई। पहली बताई पॉजिटिव डिग्री, दूसरी बताई कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी बताई सुपरलेटिव एडजेक्टिव, राइट। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव जो नॉर्मल तरीके से नाउन की विशेषता बताती है, कंपैरेटिव जो 2 चीजों का कंपैरिजन करती है, एंड सुपरलेटिव भाई कौन सी होती है? सुपरलेटिव जो बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रही है, दैट्स सुपरलेटिव, राइट। सो अगर मैंने आपको बहुत पहला और दूसरा रूल एडजेक्टिव का जब कराया था, ये बताया था 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती और 2 सुपरलेटिव डिग्री हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बढ़ा चढ़ा के उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन शब्दों की रिक्वायरमेंट नहीं है आप वो शब्द भी यूज कर रहे हैं जो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहे हैं। सुपरफ्लुअस मतलब अननेसेसरी वर्ड्स को आपने उसमें घुसा रखा है। सो रूल ये कहता है
दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ मत लिखो, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ मत लिखो। तो अगर ये टाइम्स वर्ड लिखा होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते, क्योंकि ये सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाता है। टाइम्स वर्ड अपने आप में कंपैरिजन ही कर रहा होता है, दिखने में ये कंपैरेटिव वर्ड नहीं है, और इसको हम कंपैरेटिव वर्ड बोलते भी नहीं है, ईआर वर्ड नहीं है, मोर यूज नहीं हो रहा, पर ये कंपैरिजन का सेंस देता है। अगर ये कंपैरिजन का सेंस देता है तो हम इसके साथ कोई और कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। दिस इज द रूल। माई कार इज 3 times बिगर देन योर्स। मेरी कार तुम्हारी कार से 3 गुना बड़ी है। टाइम्स का मतलब क्या, इतना गुना बड़ी है, तो हो तो कंपैरिजन ही रहा है ना, सो हम बिगर नहीं लिखेंगे। जब हमने टाइम्स लिख दिया, बिगर तो ईआर वर्ड है, ये तो कंपैरेटिव वर्ड हम लोगों ने यूज किया हुआ है, सो ये तो गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे एज बिग एज, हम पॉजिटिव डिग्री इसके साथ लगाएंगे। तो माई कार इज 3 times एज बिग एज योर्स। क्या ये सबको चमका? अच्छा, मैंने योर्स क्यों लिखा? क्योंकि हम कार का कंपैरिजन कार से ही करेंगे ना भाई, ये भी मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन सेम होना चाहिए। मेरी कार 3 गुना बड़ी है तुम्हारी कार से, तो तुम्हारी कार बताने के लिए योर्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? योर कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? इसलिए हमने योर्स लिखा है, समझ में आया? आप योर कार भी लिख सकते हैं, योर्स भी लिख सकते हैं, योर्स पोसेशन बताता है, योर नहीं लिख सकते, सिर्फ यू नहीं लिख सकते, राइट? सो ये समझ में आता होगा। तो रूल नंबर 18, तो ये छोटी छोटी चीजों पे गौर करोगे तो सारे रूल्स एक दूसरे को लिंक करते हुए दिखाई देंगे, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फाइन। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 19, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत तारीफ करने की आदत है, या भाई मैं तो नाउन की एक विशेषता नहीं बताऊंगा, मैं तो नाउन की 4-5 विशेषता बताऊंगा, ठीक है? सो ऐसा जब होता है तो अब हम क्या डिसाइड करें कि हम ये वाली विशेषता पहले लिखे कि ये वाली विशेषता बाद में लिखे? ये कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? यानी कि जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में आते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हम लिखते हैं, तो कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे, ये कैसे डिसाइड होगा? ये रूल उस चीज को डिसाइड करता है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओसैश कॉम्प, ओसैश कॉम्प। इस ये वर्ड अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, दिस रिप्रेजेंट्स, पर्पस रिप्रेजेंट्स पी, पी का जो सैशकॉम में मतलब है वो है पर्पस, ठीक है? एम का मतलब है मटेरियल, ओ का मतलब है ओरिजिन, सी का मतलब है कलर, श का मतलब है शेप, ए का मतलब है एज, साइज का मतलब है एस, ओ का मतलब है ओपिनियन। सो पहला ओपिनियन है, ठीक है? फिर ओ जो है ओरिजिन है, तो ये ओ ओ एस एस में कंफ्यूजन ना हो तो इसको शेयर लिख देती हूँ मैं। आप चाहे तो इसको अपैश, फिर वो बनता नहीं है वर्ड, इसलिए मैंने ओपी नहीं लिखा यहाँ पे और ना यहाँ पे आर लगाया। ये आप रखिए, ओपिनियन पहले ओरिजिन बाद में, पहले अपना ओपिनियन दो, तो पहले ओपिनियन आता है फिर ओरिजिन आता है, राइट? सो ये सीक्वेंस आपको याद करना है, और शैश कॉम इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। जिससे बहुत ही सुंदर सा ये प्रपोजल देने वाला सा सेंटेंस है, हालांकि शायद इस दुनिया में किसी ने ये सेंटेंस यूज करके किसी को प्रपोज किया होगा, बट मान लो कोई ये बोलना चाहता है, आई बॉट अ ब्यूटिफुल टाइनी हार्ट शेप रेड अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग फॉर यू। अंगूठी लाया हूं तुम्हारे लिए। कैसी अंगूठी लाया हूं? आई बॉट अ ब्यूटिफुल, पीछे से स्टार्ट करते हैं, रिंग तो नाउन है हमारा। अब नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि वो रिंग कैसी है, हम नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव सबसे पहले वेडिंग, वेडिंग से हमें पता चला कि ये तो पर्पस है। उससे पहले डायमंड यानी कि मटेरियल है, अमेरिकन यानी कि ओरिजिन है, कलर तो कॉम तो सही से यूज हो रहा है। उससे पहले शेप के बारे में लिख रहे हैं, हार्ट शेप, टाइनी, एज यहाँ पे हमने नहीं लिखी, ये जो ए वर्ड है नहीं लिखा तो हटा दो, कोई बात नहीं। उससे पहले हमने साइज लिख दिया कि टाइनी साइज है, और ब्यूटीफुल है ये आपका ओपिनियन है, राइट? सो यू गाइस कैन राइट इन दिस वे, आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप रेड अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। सो आई थिंक ये सबको समझ में आया कि कैसे जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव हम लोगों के पेपर में, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, ऐसे लिख देगा ब्यूटीफुल टाइनी रेड रिंग, टाइनी रेड ब्यूटीफुल रिंग, रिंग ब्यूटीफुल टाइनी, लाइक दिस।
तो अब 4 ऑप्शन ऐसे लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये पता होगा तो 1 सेकंड लगेगा, नहीं पता होगा तो तुक्का भी मारो, तो भगवान बचाए, मतलब तुक्का मार के आ जाओगे, सही हो गया तो हो गया, वरना मतलब लॉजिक तो नहीं लगा सकते अगर रूल नहीं पता तो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 20, to emphasize comparative degree much far by far away still can be used। ये कंफ्यूजन हो जाता है इस रूल में बच्चों को। मैंने आपको एक रूल बताया, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती, बताया, तो काफी बच्चों को लगता है कि मच वाइसर लिखा हुआ है अगर, तो ये उनको गलत लगने लग जाता है। देखो ध्यान दो, मोर वाइसर गलत है, इधर अगर मैं बात करूं तो ये भी कंपैरेटिव फॉर्म है और ये भी कंपैरेटिव फॉर्म है, मोर भी कंपैरेटिव है, वाइसर भी कंपैरेटिव है, पर ये 2 कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत है। ये क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है, मच कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, ये इसको एम्फसाइज करता है, ये सही है। तो ये जो शब्द लिखे हुए मच, फार, बाय फार, फार एंड अवे एंड स्टिल, ये वर्ड हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज नहीं होते। समझ में आया? आपको जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं आपको लगता है कि भाई ये जो है ना ये कंपैरेटिव फॉर्म है और 2 कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ नहीं आ सकती, तो गलत कराते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। समझ में आया सबको? ठीक है, जैसे राम इज मच वाइसर देन श्याम, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कंपैरेटिव है, ये एम्फसाइज कर रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं। दिस मैगजीन इज फार बेटर, बेटर कंपैरेटिव है, फार एम्फसाइज कर रहा है, ये कंपैरेटिव है, बाय फार एम्फसाइज कर रहा है, ये कंपैरेटिव है, स्टिल एम्फसाइज कर रहा है। तो ये शब्द आप लोग इनके साथ यूज कर सकते हैं, सारे के सारे सही हैं। ये एम्फसाइज कर रहा है ना कि कंपैरेटिव फॉर्म है। क्या ये सबको क्लियर है? आई थिंक ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द कैन ऑल्सो बी यूज टू, ऑल द वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, इट इज ऑल द बेटर, ये कंपैरेटिव है और ये एम्फसाइज कर रहा है, ऑल द भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे ना बहुत बार क्वेश्चन आता है, एसएससी में तो आता ही है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। रेदर कैन बी यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, फेयरली, ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेदर और फेयरली। ये आपको बताती हूं, रेदर एंड फेयरली। कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने लिखा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आपने लिखा है, ये आप लिख सकते हो या आप नहीं लिख सकते इसके पहले। दूसरा, रेदर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और फेयरली पॉजिटिव में, ज्यादातर हम ऐसे यूज करते हैं। अभी तो आप ये देखिए कि हम कंपैरेटिव के साथ रेदर लगा सकते हैं। शी इज रेदर बेटर टुडे, तो ये बेटर कंपैरेटिव है, ये रेदर है, दिख रहा है ना आप लोगों को ये? हाँ, रेदर आपका क्या है, कंपैरेटिव है, और बेटर, बेटर आपका कंपैरेटिव है, रेदर एम्फसाइज कर रहा है, तो रेदर आप लगा सकते हैं। फेयरली बेटर लिखा होता तो गलत हो जाता, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन आता भी है। सो यू गाइस हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? नीचे जो रेड लाइन चल रही है उसके अंदर मेरा एक अनअकैडमी का प्रोमो कोड भी चल रहा है, और मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल के लिए भी आप लोगों को बोला है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो jayani.niharika है, आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप लोगों को jayani.niharika, NE लिखती हूँ मैं नाम में, ठीक है? ये इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा। सबसे बढ़िया काम ये है, अगर आप मुझे हर जगह फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल, आई एम सॉरी, हाँ जी। सो इफ यू गाइस वांट टू फॉलो मी एवरीवेयर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो द बेस्ट पार्ट इज कि आप लोग जो है गूगल पे मेरा नाम डालिए, बस स्पेलिंग सही डाल देना, मैं दिखा देती हूँ स्पेलिंग मेरी कहाँ है। ये स्पेलिंग डाल देना, निहारिका जयानी, गूगल पे डालेंगे तो आपको मेरी बुक के बारे में, मैं इंग्लिश ग्रामर की बुक मिलती है, आप लोग अमेज़न पे ऑर्डर कर सकते हैं, इनविंसिबल पब्लिकेशन द्वारा छापी गई है।
सो आप वो बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज, यूट्यूब पेज, अनअकैडमी पेज, सारे पेजेस आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जस्ट राइट माई नेम ऑन गूगल, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द लिंक्स। सो उस पर जाके आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, ठीक है। अभी मैंने एडजेक्टिव्स का पोर्शन जो है आप लोगों का खत्म कर दिया, आई थिंक सारे रूल्स हो गए हैं। आगे फिर आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, काफी कुछ है पढ़ाने को। तो हाँ देखो ये लास्ट स्लाइड थी मेरी, ये बेसिक फॉर्म, फिर उसके बाद सिंटेक्स है। ये मैं आप लोगों को सिंटेक्स जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी विच इज रिलेटेड टू, पहले वर्ब कराऊंगी उसके बाद करेंगे सिंटेक्स, ठीक है। सो ये अपना एडजेक्टिव आज के लेक्चर में खत्म हो गया। थोड़ा एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन है, 2 प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, फिर वर्ब चालू करेंगे, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, इसकी सारी वीडियोस देखो। फाउंडेशन कोर्स में हर एक चैप्टर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारा करवा रही हूँ। फिर एक कोर्स नया लेके आऊंगी जिसमें डिटेल्ड कोर्स, डिटेल चीजें आराम से पढ़ेंगे, और एग्जाम वाइज भी लेके आऊंगी कि आरएस के लिए ये है, एसएससी के लिए ये है, डिफेंस के लिए ये है, बैंक के लिए ये है। तो हम एग्जाम वाइज सेग्रीगेट कर देंगे। दिस इज अ कोर्स विच इज बेसिकली फाउंडेशन कोर्स फॉर एवरी गवर्नमेंट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। लाइक कर दो वीडियो को, प्रेस द बेल बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थोड़ा बहुत शेयर कर दो यार, ठीक है, मेरी भी मेहनत का फल मिले मुझे। थैंक यू सो मच।